हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। कल के वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन ने मिलकर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया था। क्या यह कहना सत्य होगा कि सिर्फ राष्ट्रवादी व्यक्ति जो थे क्रांति कर कर ही, लड़ाई कर कर ही राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किए थे? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कुछ राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने के लिए संस्कृति का सहारा लिया था, कला का सहारा लिया था। जो व्यक्ति नाच कर, नाटक दिखाकर, संगीत गाकर राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का प्रयास किया था। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में किन किन बात क्या क्या तत्व थे, किन किन लोगों का ज़्यादा हक था कि राष्ट्रवाद फैले और क्या क्या कारण थे, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का सबसे पहला तत्व है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो था उसके अंडर में एक पैसे वाले आदमी तो थे ही, ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक प्रभावशाली अपना हक जमाने लगे। पहले दो ही वर्ग के लोग रहा करते थे, कुलीन वर्ग और श्रमिक वर्ग। कुलीन वर्ग जो थे श्रमिक वर्ग को दबाते थे, क्योंकि कुलीन वर्ग जो होते थे बहुत बड़े, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे, और श्रमिक वर्ग जो होते थे वो बहुत नीचे हो जाते थे, जिसके कारण जो कुलीन वर्ग थे वो श्रमिक वर्ग को दबाते थे। तो क्या हुआ कि कुलीन वर्ग जो थे ये बहुत ही प्रभावशाली होने लगे आर्थिक और राजनीतिक रूप से। पूरे यूरोप में कुलीन वर्ग का ही दबदबा चलने लगा। कुलीन वर्ग तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, लेकिन इनकी जो खेती हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करती थी, जिन्हें ये किसी मजदूर या बड़े किसान को दे दिया करते थे, और बड़े किसान वहाँ खेती करवाया करते थे। और एक बात और था कि ये सब जो कुलीन वर्ग जो थे वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब जब कुलीन वर्ग मिलते थे, बड़े बड़े लोग मिलते थे, तो ये एक दूसरे से फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करके बोलते थे। और कुलीन वर्ग जो थे एक दूसरे से वैवाहिक बंधन से जुड़े हुए थे। वैवाहिक बंधन मतलब समझ लो कि किसी ने, कोई कुलीन वर्ग का आदमी है जो दूसरे कुलीन वर्ग से अपनी बेटी ब्याह रखा है, तो किसी ने अपने बेटे को ब्याह रखा है, तो वैवाहिक बंधन से एक दूसरे से जुड़े हुआ करते थे कुलीन वर्ग। इसी दौरान एक नया वर्ग उत्पन्न होकर आया, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग कौन था? यही श्रमिक वर्ग के ही लोग थे मध्यम वर्ग में। क्या हुआ कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान आर्थिक रूप से शहर बढ़ने लगे। तो ये जो श्रमिक वर्ग में जो छोटे छोटे व्यापारी हुआ करते थे, शिक्षित थोड़ा बहुत व्यक्ति जो थे जिनके पास दिमाग था, उन्होंने भी थोड़ा अपना दिमाग लगाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो गए और कुलीन वर्ग के समकक्ष, मतलब समझ लीजिए कुलीन वर्ग के समान आने लगे। लेकिन कुलीन वर्ग तो बहुत बड़ा था, वो हमेशा दबाना चाहता था, लेकिन जब उनके बराबर में आने लगे तो ये दबना नहीं चाहते, तो कुलीन वर्ग इनका विरोध करने लगे। तो इसे हटा, कुलीन वर्ग का जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त कर दिए थे। और जो कुलीन वर्ग के बाद जो भी कोई समझदार या अच्छा बोल सकते हैं कोई वर्ग था तो मध्यम वर्ग था, और मध्यम वर्ग शिक्षित होने के कारण ये राष्ट्रवाद की भावना को ज़्यादा विकास किए थे। तीसरा है कि रोमानीवाद क्या है। रोमानीवाद के तरफ से ही ज़्यादातर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। रोमानीवाद होता है कि लोग क्या करते थे, जगह जगह पर जाकर, चौराहा पर जाकर, गलियों में जाकर राष्ट्रवाद की भावना को फैलाते थे। कैसे? गाना गाकर, नाटक कर कर लोगों को समझाते थे कि किस प्रकार कुलीन वर्ग हम सबको सता रहा है, किस प्रकार जो राजा है वो हम सबको सता रहा है, हम सबको एक होना चाहिए। तो ये सब जो थे रोमानीवाद समझ में आ गया होगा। रोमानीवाद का मतलब कि नाटक करके
गाना गाकर, नृत्य कर लोगों को दिखाते थे और समझाते थे कि किस प्रकार हमें इन सब से आगे निकलना है, इन सब से हमें मुक्ति पाना है, रूमानी बात। एक है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी जो शब्द है वो लीबर शब्द जो है एक लैटिन भाषा है, उससे उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है आजाद। मतलब जो उदारवादी राष्ट्रवाद के जो लोग थे वो स्वतंत्रता चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। उन्हें लगता था कि कानून के समझ सबको समान अधिकार मिला जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को असमान, सबको समान अधिकार मिला जाए। और ये सब जो थे ये चाहते थे कि राजतंत्र वैसा राजतंत्र ना हो, तानाशाही राजतंत्र ना हो, बल्कि एक संवैधानिक राजतंत्र हो, जिसमें संविधान राजा हो लेकिन संविधान के थ्रू कार्य करे, ना कि जो अपने मन में आए वो कार्य करे। तो एक उदारवादी राष्ट्रवाद। आर्थिक उदारवाद वही उदारवाद राष्ट्रवादी व्यक्ति होते थे जो आर्थिक रूप से धनी होते थे, जो व्यापारी करना चाहते थे। तो ये जो आर्थिक उदारवादी व्यक्ति थे, इन पर राजा का दबदबा हुआ करता था। राजा चाहता था कि हम जहाँ बोले वहाँ आप व्यापार कीजिए या फिर नहीं कीजिए। तो इनसे जो क्या होता था, राजा जहाँ चाहता था वहाँ व्यापारी होने के कारण इनसे क्या होता था, आर्थिक जो उदारवादी थे इन्हें घाटा का सौदा करना पड़ता था। घाटा का सौदा क्यों करना पड़ता था? क्योंकि कहीं अगर इन्हें फायदा होता और अगर राजा वहाँ मजदूरी व्यापारी करने नहीं दिया तो वहाँ घाटा का सामना करना पड़ता था। तो ये जब आर्थिक उदारवादी व्यक्ति जो थे ये राजा से स्वतंत्र होना चाहते थे कि हमें व्यापारी वहाँ करने दीजिए जहाँ हमारी इच्छा है, ये ना कि जहाँ आपकी इच्छा है। तो जो उदारवादी आर्थिक उदारवादी राष्ट्रवादी जो व्यक्ति थे वो राजा से स्वतंत्र होना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपनी ओर से व्यापारी करें, ना कि आपकी मर्जी से। दूसरा था कि ये सब जो थे एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करना चाहते थे। आर्थिक उदारवादी जो व्यक्ति थे वो चाहते थे राजा से मुक्त हो जाना, क्योंकि राजा जो थे आर्थिक उदारवादी व्यक्ति पर अपनी तरह से व्यापार कराना चाहते थे। व्यापार कराना मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि राजा जहाँ चाहते थे वहाँ व्यापार कराना चाहते थे, या ना कि जहाँ व्यापारी का मन वहाँ नहीं। क्योंकि राजा जो थे वो एक दूसरे राजा को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए। लेकिन इससे क्या होता था, आर्थिक उदारवादी का बहुत घाटा का सामना करना पड़ता था, क्योंकि व्यापारी का कार्य क्या है? व्यापार करना। वो ये नहीं देखते कि किन से दुश्मनी है, किन से दोस्ती है, उनका कार्य है व्यापार करना। लेकिन राजा के अधीन होने के कारण उन्हें कहीं कहीं घाटा का सामना करना पड़ जाता था। तो व्यापारी जो थे इनसे तंग आ गए। नेपोलियन ने जिन राइन संघ की स्थापना किया था उसमें अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राज्य की अपनी अपनी मुद्राएं थी, अपनी अपनी भाषाएं थी, अपनी अपनी नापतोल की प्रणाली थी, जिनसे व्यापारियों को वहाँ व्यापार करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहाँ हर एक राज्य पर अलग अलग कर लिया जाता था, जिनसे व्यापारियों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये जो व्यापारी सब लोग जो थे ये ऐसा संस्थान चाहते थे, ऐसा एक संस्था चाहते थे जहाँ एक बार कर दिया जाए और उन्हें जहाँ मन करे वहाँ व्यापार करने दिया जाए। तो ऐसा ही एक संस्थान थी बनाया गया परसा के द्वारा 1834 ईस्वी में जलवेराइन संस्थान जो थी वो ठीक व्यापारियों के सोच जैसी सोच थी, वैसे ही एक संस्थान थी। इस पर एक जर्मन अर्थशास्त्र ने बोला भी था कि जलवेराइन चाहती है कि जर्मनी के राइन संघों को क्या करें, आर्थिक रूप से मजबूत कर दें। जो जर्मनी के लोग थे ये समझ गए थे
और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए वो चाहते थे कि ऐसे मजबूत नहीं होंगे। अगर एक ही देश में अगर बहुत सारी मुद्राएं चलेगी तो इससे उस देश की आर्थिक मजबूती नहीं होगी। इससे वह क्या किए कि जो उतनी सारी जो मुद्राएं चल रही थी उन्हें हटाकर केवल 2 मुद्रा चलाए, जिनसे आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। इस प्रकार जलवे राय आर्थिक हितों से मिलकर आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद की भावना को जोड़ने में बहुत ही भूमिका निभाई। अब यहाँ तक जान गए कि किस प्रकार रोमानीवाद, किस प्रकार लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से क्या किए, अपनी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किए। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जितना तक पढ़ाई हुआ उतना तक हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंच जो है किसका राष्ट्रभाषा है? फ्रेंच किसका राष्ट्रभाषा है? तो आंसर है फ्रांस का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो राष्ट्रवादी व्यक्ति जो थे वो जब युद्ध लड़ने जाते थे तो कौन सा गाना गाते थे? राष्ट्रवादी व्यक्ति जो थे वो जब युद्ध करने जाते थे तो कौन सा गाना गाते थे? मर्सिले। कौन गाना था? मर्सिले, जिसे बाद में फ्रांस में इस गाने को ही राष्ट्रगान बना दिया गया था। कौन गान बना दिया गया? राष्ट्रगान। तो पूछेगा कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? तो मर्सिले। जब युद्ध में राष्ट्रवादी व्यक्ति लड़ने जाते थे तो कौन सा गाना गाते थे? तो मर्सिले। फ्रेंच किसकी राष्ट्रभाषा है? फ्रेंच जो है राष्ट्रभाषा है किसकी? फ्रांस की। इसके आगे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रूढ़िवादी व्यक्ति क्या थे और नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र क्यों छीन ले गए थे। इससे आगे अगला वीडियो और ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, इसलिए जुड़े रहिए इस चैनल से और अपनी आंसर राइटिंग खुद बनाइए, अपना आंसर खुद लिखिए, जिससे आप खुद से आंसर लिखना भी सीख जाएंगे। और अपने से आंसर लिखिएगा तो नंबर थोड़ा सा भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जब अपने से आंसर लिखिएगा तो आपकी जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी और आप चाहेंगे तो किसी और को समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए क्या कीजिएगा, दूसरे का आंसर छाप कर, जब तक अपना आंसर नहीं बनाइएगा, जब तक अपना आंसर खुद लिखना नहीं सीखेगा, जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनिएगा, तब तक आगे कैसे बढ़िएगा। इसलिए अपना आंसर लिखिए और सबसे अलग लिखिए, जिससे कॉपी जांचने वाले को लगे कि यही बच्चा हमको चाहिए जो जिसे हम चुन रहे थे, जिनके लिए ये सब परीक्षाएं लिए जा रही। इसका आगे का वीडियो और भी मज़ेदार होगा और ऐसे ही आसान भाषा में सीखेंगे और यूरोप के राष्ट्रवाद कैसे कैसे हुआ पूरी आसान भाषा में हम समझा देंगे। इसीलिए जुड़े रहिए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।